नमस्कार, आप सभी का मेरे एनएम टॉक्स चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम 10वीं कक्षा पार्ट 3 वाहरे हमदर्द पढ़ना प्रारंभ करेंगे, जो कि लेखक घनश्याम अग्रवाल जी ने लिखा है। वाहरे हमदर्द में यह बताया गया है कि लेखक महोदय का अचानक से एक्सीडेंट हो जाता है और वो अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं। और जब अस्पताल में लोग उनसे मिलने आते हैं, मिलने वालों का तांता लगता है, जिससे वो काफ़ी परेशान होते हैं, क्योंकि अस्पताल में उन्हें आराम की ज़रूरत होती है, लेकिन आराम उन्हें मिल नहीं पाता। तो आइए इस पाठ को पढ़ना प्रारंभ करेंगे। स्क्रीन पर ध्यान दीजिएगा। आइए लेखक परिचय देख लेते हैं। जन्म 1942, अकोला, महाराष्ट्र। परिचय: घनश्याम अग्रवाल जी की रुचि अध्ययन काल से ही लेखन में विकसित हुई। अपने आसपास के प्रत्येक स्थिति घटना में हास्य यानी हास्य ढूंढकर उसे धारदार व्यंग में ढालना आपके लेखन की विशेषता है। आप अखिल भारतीय मंचों पर हास्य व्यंग कवि के रूप में लोकप्रिय हैं। हम जिन लेखक के बारे में पढ़ रहे हैं, घनश्याम अग्रवाल जी, इनका जो रुचि है पहले से ही साहित्य के तरफ था और इसके साथ साथ काफ़ी मंचों पर भी इन्होंने हंसने के तरीके से व्यंग किया है और लोगों में लोकप्रिय भी रहे हैं। प्रमुख कृतियाँ देख लेते हैं। हंसी के आईने हास्य व्यंग है। आज़ादी की ठूम, आई एम सॉरी हास्य कविता है और संग्रह भी है। अपने सपने लघु कथा संग्रह आदि। गद्य संबंधित देख लेते हैं। प्रस्तुत हास्य व्यंग निबंध में लेखक ने दुर्घटना के माध्यम से विनोद को बड़े ही रोचक ढंग से व्यक्त किया है। हमदर्दी भी कभी कभी किस तरह पीड़ादायी बन जाती है, यह बहुत ही सुंदर तरीके से इस पाठ में दर्शाया गया है। तो चलिए पाठ पढ़ना प्रारंभ करें। स्क्रीन पर ध्यान दीजिएगा। उस दिन जब पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था पर भाषण सुनकर आ रहा था, तो सामने से एक कार आ रही थी। यहाँ पर लेखक ने आपको बताया, पूंजीवादी यानी बड़े लोग, जो पैसे वाले लोग होते हैं। समाजवादी यानी समाज से जुड़े हुए लोग। कहते हैं कि जो बड़े लोग हैं और समाज से जुड़े लोग हैं, वो हमारे इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमिक्स, हमारे अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक सिस्टम पर मैं भाषण सुनकर आ रहा था और अपनी साइकिल पे सवार था, लेकिन सामने से एक कार आई। भाषण के प्रभाव से मेरी साइकिल को अधिक जोश आया और कार को गुस्सा अधिक आया। यह मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता, किंतु मेरी साइकिल और वह कार जब करीब आए तो विरोधियों की तरह एक दूसरे को घृणा की नज़रों से देखते हुए आपस में जा भिड़े। मैंने खामखा पूंजीवाद और समाजवाद के झगड़े में टांग अड़ाई। यहाँ पर लेखक ने कहा कि मैं जब भाषण को सुनकर आ रहा था और अपनी साइकिल में बड़ी जोशों के साथ में आया, मुझे ऐसा लग रहा था कार को काफ़ी गुस्सा आया, या मैं ये कह नहीं सकता हूँ कि कार को गुस्सा आया कि नहीं गुस्सा आया, लेकिन ये हुआ कि मेरी साइकिल जो थी वो कार से जा भिड़ी और मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे वो पूंजीवादी और समाजवादी के जो भाषण है वो अच्छा नहीं लगा। इसीलिए क्या हो गया, मेरी टांग जो है वो टूट गई। देखिए आगे, फलस्वरूप मेरी टांग टूट गई। दुर्घटना के बाद आज भी इंसानियत कायम है। लेखक कहते हैं कि भाई दुर्घटना तो हो गई, एक्सीडेंट तो मेरा हो गया, लेकिन देखो लोगों के अंदर आज भी इंसानियत कायम है, यानी चल रहा है। यह सिद्ध करने के लिए कुछ लोग मेरी तरफ दौड़े। आँख खुली तो मैंने अपने आप को एक बिस्तर पर पाया। कहते हैं कि भाई लोगों की इंसानियत देखी जा सकती है। जब मुझे होश आया, मेरी आंखें खुली, तो मैंने अपने आप को कहाँ पाया? मैंने अपने आप को एक बिस्तर पर पाया। आगे हम देख लेते हैं स्लाइड पर। चलिए ध्यान दीजिए बच्चों। इर्द गिर्द कुछ परिचित अपरिचित चेहरे खड़े थे, यानी कह रहे हैं कि मेरे आसपास, इर्द गिर्द यानी आसपास, कुछ लोग परिचित अपरिचित जाने पहचाने लोग खड़े थे। आंखें खुलते ही उनके चेहरों पर उत्सुकता की लहर दौड़ आई, यानी कहने लगे कि जैसे मेरी आंखें खुली वो उत्सुकता यानी बड़े खुश हुए, उनके चेहरों पे खुशी दिखाई दे रही थी। मैंने कराते हुए कहा, मैं कहाँ हूँ? आप सार्वजनिक अस्पताल में
प्राइवेट वार्ड में हैं। आपका एक्सीडेंट हो गया था, सिर्फ पैर का फ्रैक्चर हुआ है। अब घबराने की कोई बात नहीं। एक चेहरा इतनी तेजी से जवाब देता है, लगता है मेरे होश आने तक वह इसलिए रुका रहा। कहते हैं जैसे ही मुझे होश आया और मैंने सबसे पहला सवाल ये उठाया कि मैं कहाँ पर हूँ, तभी किसी ने जवाब दिया, क्योंकि वो शायद इंतज़ार कर रहा था कि मैं ये प्रश्न पूछूं और वो फटक से जवाब दे दे कि आप एक प्राइवेट अस्पताल में हैं और आपके पैर में थोड़ा सा फ्रैक्चर आया हुआ है और बाकी घबराने की बात नहीं है। आगे देखिए, अब मैं अपनी टांगों की ओर देखता हूँ। मेरी एक टांग अपनी जगह पर सही सलामत थी, दूसरी टांग रेत की थैली के सहारे एक स्टैंड पर लटक रही थी। मेरे दिमाग में एक नए मुहावरे का जन्म हुआ, टांग टूटना। देखिए, लेखक अस्पताल में है लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें हास्य व्यंग्य सूझ रहा है, उन्हें हंसी सूझ रही है और मुहावरा भी उन्होंने बना दिया, टांग का टूटना, यानी सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना। सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही मैं काँप उठा। अस्पताल में वैसे ही खतरनाक शब्द होता है, फिर यदि उसके साथ सार्वजनिक अस्पताल चिपका हो तो समझो आत्मा से परमात्मा के मिलन होने का समय आ गया। अब मुझे यूं लगा कि मेरी टांग टूटना मात्र एक घटना है और सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना दुर्घटना है। देखिए, यहाँ पर लेखक आपको ये बताते हैं कि जब उन्होंने सुना कि सार्वजनिक अस्पताल में उन्हें एडमिट कर दिया गया है, भर्ती कर दिया है, तो अब वो समझ गए कि अब तो लोग आते जाते रहेंगे, मुझे देखते रहेंगे। और ये हुआ कि सार्वजनिक नाम का सुनकर, वैसे ही ये शब्द सुनकर हमें काफ़ी खतरा लगता है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी कभी भी आ सकता है, कभी भी जा सकता है। तो कहते हैं भाई, ये नाम सुनते ही मुझे अब ऐसा लगा कि जो मेरा अंदर का आत्मा है अब वो भगवान के पास चला ही जाएगा। तो ये सारी बातें वो यहाँ पर हमसे बता रहे हैं, कह रहे हैं। आगे हम देख लेते हैं। टांग से ज़्यादा फिक्र मुझे उन लोगों की हुई जो हमदर्दी जताने मुझसे मिलने आएंगे। ये मिलने जुलने वाले कई बार इतने अधिक आते हैं और कभी कभी इतना परेशान करते हैं कि मरीज़ का आराम हराम हो जाता है, जिसकी मरीज़ को खास ज़रूरत होती है। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि भाई टांग टूटने से ज़्यादा, क्योंकि सार्वजनिक अस्पताल था, तो कहते हैं टांग टूटने से ज़्यादा मुझे इस बात की चिंता हो रही थी कि अभी लोग ज़्यादा मिलने जुलने आएंगे और बहुत परेशान भी करेंगे। अब तो यहाँ पर अगर आराम करने की मैं बात सोचूं तो वो तो अब बिल्कुल भी हराम हो गया, मतलब मुझे आराम बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। आगे देखिए, और कहते हैं कि देखिए क्या है कि मरीज़ को इसकी ज़रूरत भी होती है, अस्पताल में अगर वो है तो उसे आराम की ज़रूरत होती है, लेकिन अब तो लोग मिलने आते रहेंगे। जनरल वार्ड का तो एक नियम होता है कि आप मरीज़ को एक निश्चित समय में आकर ही तकलीफ़ दे सकते हैं, किंतु प्राइवेट वार्ड में यह तो एक खुला निमंत्रण है कि ये मेरे परिचितों, ये रिश्तेदार, मित्रों, आओ जब चाहे आओ और चाहे जितनी देर रुको, समय का कोई बंधन नहीं है। अपने सारे बदले लेने का यही वक्त है, बदले का बदला और हमदर्दी की हमदर्दी। मिलने वालों का ख्याल आते ही मुझे लगा कि मेरी दूसरी टांग भी टूट गई। मुझसे मिलने के लिए सबसे पहले वे लोग आए जिनकी टांग या कुछ और टूटने पर मैं कभी उनसे मिलने गया था। मानो वे इसी दिन का इंतज़ार कर रहे थे कि कब मेरी टांग टूटे और कब वे अपना एहसान चुकाएं। इनकी हमदर्दी से यह बात खास छिपी रहती है कि देख बेटा, वक्त सब पर आता है। यहाँ पर लेखक आपको ये बताना चाहते हैं कि सबसे पहले मुझे वो लोग देखने आए कि जब कभी उनका एक्सीडेंट हुआ था और मैं वहाँ पर उन्हें देखने गया था, तो वो उसी एहसान का बदला मुझसे चुकाने आए हुए थे। यानी कि तुम मुझे देखने आए थे, लो भाई, तुम अगर तुम्हारा भी एक्सीडेंट हुआ है तो हम भी तुम्हें देखने आ गए और हमदर्दी जताकर चले गए। तो यही सब आपसे यहाँ पर लेखक क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं। आगे हम देखते हैं, चलिए। दर्द के मारे एक तो मरीज को वैसे ही नींद नहीं आती, यदि थोड़ी बहुत आ भी जाए तो मिलने वाले जगा देते हैं।
खासकर वे लोग जो सिर्फ और औपचारिकता निभाने आते। औपचारिकता यानी जैसे तुम हमें देखने आए हो तो हम भी तुम्हें देखने आए हैं। देखो तुम बीमार थे तो तुम्हें जब हमें देखा था तो हम भी तुम बीमार हो तो हम भी तुम्हें देखने आ गए। तो इस प्रकार के जो है औपचारिकता निभाते हैं। इन्हें मरीज से हमदर्दी नहीं होती, ये सिर्फ सूरत दिखाने यानी चेहरा दिखाने आते हैं। ऐसे में एक दिन मैंने तय किया कि आज कोई भी आए मैं आँख नहीं खोलूँगा, चुपचाप पड़ा रहूँगा। लेखक ने ये तय किया कि आज कोई भी आ जाए मैं बिल्कुल भी आँख नहीं खोलूँगा, मैं चुपचाप से पड़ा रहूँगा। ऑफिस के बड़े बाबू आए और मुझे सोया जानकर वापस जाने के बजाय ये सोचने लगे कि यदि मैंने उन्हें नहीं देखा तो कैसे पता चलेगा कि वो मिलने आए थे। अतः उन्होंने मुझे धीरे धीरे हिलाना शुरू किया। फिर भी जब आंखें नहीं खुली तो उन्होंने मेरी टांग के टूटे हिस्से को जोर से दबाया। मैंने दर्द के मारे कुछ चीखते हुए और जब आंख खोली तो वो मुस्कुराते हुए बोले, कहिए अब दर्द कैसा है। क्या हुआ लेखक महोदय के साथ में कि लेखक महोदय ने ये निश्चय कर लिया था कि आज तो मैं आँख नहीं खोलूँगा, चुपचाप पड़ा रहूँगा। ये क्या है, मैं यहाँ पर बीमार हूँ, तकलीफ़ है और मुझसे आराम करने के बजाय लोग मुझे देखने ही चले आ रहे हैं और मुझे आराम बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है। तो जो दफ्तर के बाबू थे वो आए थे और लेखक को सोता देखकर वो सोचे अगर मैं चला जाऊंगा तो लेखक को कैसे पता चलेगा कि मैं उन्हें देखने आया हूँ। इसीलिए उन्होंने क्या किया, जो टूटा हुआ टांग था लेखक का वो ज़ोर से दबाया, जिस पे लेखक क्या हो गए, चीख उठे। भाई टूटे हुए टांग को अगर तुम दबाओगे तो दर्द तो होगा, तो चीखना तो वाजिब बात है। तो चीखे और उस पर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि कहिए अब दर्द कैसा है। आगे हम देखते हैं फिर क्या होता है। मोहल्ले वाले अपनी फुर्सत से आते थे, मतलब जब उन्हें वक्त समय मिलता था तो अपने फुर्सत से आते थे। उस दिन जब सोना बाई अपने 4 बच्चों के साथ आई तो मुझे लगा कि आज कोई दुर्घटना होगी। आते ही उन्होंने मेरी ओर इशारा करते हुए बच्चों से कहा, ये देखो चाचा जी। उनका अंदाज कुछ ऐसा था जैसे चिड़ियाघर दिखाते हुए बच्चों से कहा जाता है, ये देखो बंदर, मतलब मैं कोई देखने की चीज़ हूँ क्या। बच्चे खेलने लगे, एक कुर्सी पे चढ़ा तो दूसरा मेज पर। सोना बाई की छोटी लड़की दवा की शीशी लेकर कथकली डांस करने लगी। रप रप की आवाज़ ने मेरा ध्यान बटाया। क्या देखता हूँ कि सोनाबाई का एक लड़का मेरी टांग के साथ लटक रही रेती की थैली पर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा है। मैं इसके पहले ही उसे मना करता, सोनाबाई की लड़की ने दवाई की शीशी पटक दी। सोनाबाई ने एक पल लड़की को घूरा, फिर हंसते हुए बोली, भैया पेड़े खिलाओ तब दवा का गिरना शुभ होता है। दवा गई, समझो बीमारी गई। इसके 2 घंटे के बाद सोनाबाई गई, यह कहकर कि फिर आऊँगी। मैं भीतर तक काँप गया। भाई जिसके साथ ऐसा होगा तो उसका डरना तो वाजिब ही बात था कि सोना भाई यहाँ पर उसकी लड़की ने दवाई की शीशी जो है वो गिरा दी, ज़मीन पर पटक दी और शीशी टूट गई। ऊपर से कहती कि देखो दवा का गिरना शुभ होता है, तो इससे तो मरीज़ डर ही जाएगा। और ये अगर इस पर कह दे कि मैं तुमसे फिर मिलने आऊँगी और फिर ऐसी वारदात हो तो भाई डरना वाजिब है लेखक का। आगे हम देख लेते हैं। कुछ लोग तो औपचारिकता निभाने की हद कर देते हैं, यानी मिलने जुलने का जो सिलसिला होता है उसमें काफ़ी हद कर देते हैं, विशेषकर वे रिश्तेदार जो दूसरे गांव से मिलने आते हैं। एक दिन एक टैक्सी कमरे के सामने आकर रुकी। उसमें से निकलकर एक आदमी आते ही मेरी छाती पर सिर रखकर औंधा पड़ रोने लगा। अंदर यानी उसके छाती के ऊपर अपना सर रखकर रोने लगा और कहने लगा, हाय तुम्हें क्या हो गया, कार वाले का सत्यानाश हो। मैंने दिल में कहा कि मुझे जो हुआ सो हुआ, पर तू क्यों रोता है, तुझे क्या हुआ। वह थोड़ी देर मेरी छाती में मुंह गड़ाए रोता रहा, फिर रोना कुछ कम हुआ। उसने मेरी छाती से गर्दन हटाई और जब मुझसे आंख मिलाई तो एकदम चुप हो गया। फिर धीरे से हंसते हुए बोला, माफ़ करना मैं गलत कमरे में आ गया।
आजकल लोग ठीक से बताते भी तो नहीं हैं। गुप्ता जी का कमरा शायद बगल में है। हैं। अच्छा भाई, माफ़ करना, कहकर वह चला गया। अब वही रोने की आवाज़ मुझे पड़ोस के कमरे से सुनाई पड़ी। मुझे उस आदमी से अधिक गुस्सा अपनी पत्नी पर आया, क्योंकि इस प्रकार रोता देख पत्नी ने उसे मेरा रिश्तेदार या करीबी मित्र समझकर टैक्सी वाले को पैसे दे दिए थे। ये सारी चीज़ें सोचकर यहाँ लेखक महोदय को काफ़ी गुस्सा आ रहा था कि ऐसे ऐसे लोग औपचारिकता की हद कर देते हैं और किसी और से मिलने आते हैं और यहाँ पर मिलाते हैं और इसके साथ साथ नुकसान भी करा देते हैं। हमदर्दी जताने वालों में वे लोग ज़रूर आएंगे जिनकी हम सूरत भी नहीं देखना चाहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी की सूरत हमें नहीं देखना है, लेकिन वो लोग हमदर्दी जताने के लिए सबसे पहले आएंगे, क्योंकि वो क्या होते हैं, खुश होते हैं। हमारे शहर में एक कवि हैं, श्री लपकानंद। उनकी बेतुकी कविताओं से सारा शहर परेशान है। मैं अक्सर उन्हें दूर से देखता ही भाग खड़ा होता हूँ। जानता हूँ जब भी मिलेंगे 10-20 कविताएं पिलाए बिना नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि ये तो जानते हैं कि लपकानंद जी जो उनके मित्र थे, जब तक 10-20 कविताएं नहीं सुना देंगे तब तक वो मानेंगे नहीं। एक दिन बगल में झोला दबाए आ पहुँचे। आते ही कहने लगे, मैं तो पिछले 4-5 दिनों से कवि सम्मेलन में अति व्यस्त था, बिजी था। सच कहता हूँ, कसम से मैं आपके बारे में सोचता रहा। रात भर मुझे नींद नहीं आई और हाँ, रात को इसी संदर्भ में यह कविता बनाई। यह कह झोले में से डायरी निकाली और लगे सुनाने। असम की राजधानी है शिलोंग, मेरे दोस्त की टूटी है टांग, मोटर वाले तेरी ही साइड थी रॉन्ग। कविता सुनाकर वे मुझे ऐसे देख रहे थे मानो उनकी एक आंख मुझसे पूछ रही हो, कहो कविता कैसी रही, और दूसरी आंख पूछ रही हो, बोल बेटा अब भी मुझसे भागेगा। मैंने जल्दी से चाय पिलाई और फिर कविताएं सुनने का वादा कर बड़ी मुश्किल से विदा किया। यार, यहाँ पर लेखक महोदय ये सोच रहे थे कि जैसे तैसे करके भाई ये जो कविता सुनाएं, इनकी कविताओं से तो भाई वैसे भी मैं ठीक जल्दी नहीं होऊंगा, तो जल्दी जल्दी इनको चाय पिला दो। और ये भी वादा उन्होंने ले लिया कि आपकी कविता फिर मैं कभी सुनूंगा, अभी फ़िलहाल यहाँ से क्या हो जाओ, अलविदा हो जाओ। तो वहाँ से उन्होंने क्या किया, लेखक महोदय ने लपकानंद जी जो उनके मित्र थे उन्हें वहाँ से अलविदा किया। आगे हम देख लेते हैं। अब मैं रोज़ ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर, अगर तुझे मेरी दूसरी टांग भी तोड़नी हो तो ज़रूर तोड़ दे, मगर कृपा कर उस जगह तोड़ना जहाँ मेरा कोई भी परिचित ना हो, क्योंकि बड़े बेदर्द होते हैं ये हमदर्दी जताने वाले। यहाँ पर लेखक आपसे कह रहे हैं कि ईश्वर से ये प्रार्थना करते कि हे ईश्वर, अगर आपको मेरी दूसरी टांग भी तोड़ना है तो तोड़ दो, लेकिन अगर ऐसे लोग हमदर्द जताते हों तो भाई ये हमसे दूर ही सही। आपको यह पार्ट मेरा पढ़ाना कैसा लगा, मेरे चैनल के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो ये और भी 10वीं कक्षा के बच्चों के साथ शेयर करें। फिर आपसे मिलती हूँ नए वीडियो के साथ। तब तक जय भारत, जय हिंद, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।